फिजिक्स में भी 2 बुक्स हैं, तो अभी पहली बुक का या आखिरी चैप्टर है, इसके बाद दूसरी बुक शुरू हो जाएगी ऑप्टिक्स से। चलो बच्चों देखो इसके अंदर करते हैं हमारा, ये आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में। कल मैंने बताया था आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और एवरेज वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। और आखिरी चीज मैंने कल क्या बताई थी, आरएमएस, आरएमएस वैल्यू निकालना सिखा दी थी। नहीं नहीं, आरएमएस, अच्छा आरएमएस नहीं निकाल। ओके ओके, और मैंने एवरेज वैल्यू आपको करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए बताया था, और एवरेज वैल्यू करंट की हाफ साइकिल के लिए निकालना बताया था, और बताया था कि एवरेज वैल्यू करंट की हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है, 60, ठीक है, हाँ 63.7% ऑफ पीक वैल्यू होती है। अब हम लोग देखेंगे, अब हमें एवरेज वैल्यू तो निकालनी है, जहां पर भी एवरेज वैल्यू 0 आती है तो आरएमएस का यूज करते हैं। कहीं पर भी अगर हमारी एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आती है, एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आती है, तो हम लोग वहां पर आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ताकि हम लोगों को वो चीज पता लग जाए जो हम लोग पता कर रहे हैं। तो हम लोग इधर देखते हैं इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर इधर देखते हैं, तो ये हमारा इधर आ जाता है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, ये हमारा इधर आ जाता है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। तो आई आर एम एस, ये हमारा आई आर एम एस क्या आ जाता है, ये रूट मीन स्क्वायर इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें हम लोग बच्चों बैक साइड से चलते हैं, पीछे से हम लोग चलेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर उसका रूट लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया इधर करंट का, करंट का क्या कर दिया हम लोगों ने, स्क्वायर कर दिया। करंट का स्क्वायर करने के बाद उसका मीन ले लोगे। अच्छा, मीन किस तरीके से लोगे आप, मीन लेने के लिए हम लोग ऊपर बार लगा देते हैं ना। देखो ये हमारा करंट है, इसका स्क्वायर ले लिया तो इसका बार लगा दिया मैंने ऊपर। बार क्यों लगाया है, ताकि इसका मीन है। अरे स्क्वायर कर दिया करंट का, स्क्वायर करने के बाद इस पर बार लगा दिया ताकि मीन आ गया, फिर उसका रूट ले लिया, फिर उसका क्या ले लिया, रूट, रूट ले लिया हमने। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, आई आर एम एस ही आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की। अब आप जानते हो इधर बच्चों की सेंस, हमारा जो इधर करंट होता है, जो हमारा करंट है वो क्या होता है, सिंस आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, सो आई आर एम एस वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होता है, रूट। ठीक, इधर मैं लिख देता हूँ। अच्छा सबसे पहले रहने दो इसको, आई, सबसे पहले आई इसका ये कर देते हैं हम लोग, रूट बाद में ले लेंगे। सबसे पहले आई स्क्वायर का बार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आई स्क्वायर का बार, करंट के स्क्वायर का हम लोग ले लेते हैं इधर बार। तो बच्चों करंट के स्क्वायर का बार ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीन ऑफ आई स्क्वायर, इसका मतलब यही तो है, मीन ऑफ आई स्क्वायर, है ना। और इसका मतलब क्या है बच्चों, मीन ऑफ आई स्क्वायर, यही मतलब है इसका। इज इट क्लियर, यहां तक आ रही है बस, मीन ऑफ आई स्क्वायर। अच्छा, या फिर आप इधर लिख सकते हो मीन ऑफ आई स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हो, देखो, हाँ, मीन ऑफ आई स्क्वायर, ना ना ना, मीन ऑफ आई स्क्वायर को कैसे लोगे, करंट तो आपका ऐसे करके फ्लो करता है ना इसमें, करंट तो देखो इस तरीके से फ्लो कर रहा है साइनोसोडियल, तो इसका इसी तरीके से लोगे मीन, कि आई स्क्वायर डी टी आपने कर दिया, और इसकी लिमिट लगा दी 0 से लेकर टाइम टी तक। ठीक है, लिमिट लगा दी 0 से लेकर टाइम टी तक, और उसके बाद इसका आपने टोटल टाइम के लिए डिवाइड कर दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं है, हाँ हाँ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल फंक्शन है इसलिए। ठीक है, देखो ये हमारी एक करंट की कंप्लीट साइकिल में टाइम टी लगता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कर दिया। ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, टाइम टी, एक क्रस्ट रफ एक कंप्लीट साइकिल बनाने में टाइम लग रहा है टी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, छोटे से टाइम के लिए dt, उसको इंटीग्रेट कर दिया पूरी साइकिल के लिए 0 से t तक, उसको इंटीग्रेट कर दिया पूरी साइकिल के लिए 0 से लेकर t तक। ठीक है,
ठीक, तो ये आपका इधर आ जाएगा आई स्क्वायर का मीन। ठीक, अब ये आपका कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर का बार इधर ले लोगे तो ये आपका इधर कितना आ जाएगा, इसके अंदर देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर टी तक। आई की जगह आप इधर कर दोगे आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आई आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अपॉन में टी और इधर आ जाएगा डी टी। आई बात समझ में ये, यहाँ तक आई बात समझ में। आई की जगह इसका स्क्वायर कर दिया। अब इधर देखोगे कुल मिलाकर इसमें मैथ्स ही लगती है, इसलिए बायो के बच्चों को पढ़ाने में थोड़े वो आ जाती है परेशानी। ठीक, क्योंकि उन वो लोग इंटीग्रेशन वगैरह इतना पढ़ते नहीं है ना। अब इसमें देखोगे आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू करंट की, उसका स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसलिए उसे बाहर ले दोगे। आई नॉट का स्क्वायर को बाहर लिख दिया, टाइम को बाहर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो रहा है। दिव्यांशु प्रेजेंट है? अच्छा चलो, ठीक ठीक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? यहां तक आती है बात समझ में? ठीक है, ठीक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर, ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन टी। और इधर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो ये, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ऐसे तो हो नहीं सकता है, तो ये सबको फॉर्मूला पता होगा, ऐसे करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अरे ये सब लोगों ने पढ़ा है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं इसे। ठीक, 0 से लेकर टी तक dt। ये सबको समझ में आया ऐसे मैंने कैसे लिख दिया है? हाँ 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 हाँ। साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई बात समझ में रवलीन? तो वही वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर दिया, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक कर दिया। तो आई स्क्वायर का बार ले लो, ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर बाई टी। ठीक है, और 2 को भी हमने बाहर लिख दिया बाई टी, 2 को भी बाहर लिख दिया। और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेकर टी तक, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन देखो तो आई स्क्वायर का बार आई नॉट, ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो माइनस का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा आ जाएगा। ये सबको पता है ना, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा कॉस। ठीक है, इसका तो साइन थीटा और अपॉन में 2 ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया तो 2 ओमेगा आ जाएगा। लिमिट लगा दी 0 से लेकर कैपिटल टी तक। यहां तक आती है बात समझ में सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ले लिया? ठीक है, ठीक। अब इधर देखोगे, अब इधर देखोगे तो आई स्क्वायर का बार, ये आपका कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर का बार लोगे तो ये आ जाएगा आपका आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t। ठीक, ये आ जाएगा कैपिटल टी
ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर कर दोगे। अपर लिमिट इधर देखोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इधर स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस साइन इधर आ जाएगा 2 और ओमेगा, ओमेगा की जगह मैं इधर लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख देता हूँ, और स्मॉल टी की जगह मैंने कैपिटल टी पुट कर दिया अपॉन में 2 ओमेगा, और उसके बाद फिर स्मॉल टी की जगह इधर 0 पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर पुट कर दिया माइनस में 0, फिर इधर माइनस माइनस इधर प्लस में आ जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू 0 और अपॉन में 2 ओमेगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका कैपिटल टी, ये आ जाएगा आपका माइनस में साइन 4 पाई, इधर आ जाएगा टी से टी कट जाएगा, इधर आ जाएगा साइन 4 पाई, ये भी इधर आ जाएगा 0, ये भी इधर आ जाएगा 0। साइन 4 पाई भी 0 ही होता है, साइन 4 पाई क्या होता है बच्चों, 0 ही तो होता है, सबको पता होगी बात, तो आप डायरेक्ट लिख दो इधर। सो आई का स्क्वायर बार, ये आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, टी से टी कट जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि सिंस साइन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 0, सिंस साइन 4 पाई आपका इधर होता है 0 के इक्वल। ठीक, तो आपका इसलिए साइन 4 पाई 0 के इक्वल होता है, तो ये आई बार का इसको आई स्क्वायर का बार, आई स्क्वायर का बार आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, टी से टी कट जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, यस। आप इधर देखोगे आप, तो आप इधर कह सकते हो सो आई स्क्वायर का बार, ये आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, अच्छा ये आपका इतना आ गया है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, अब जब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ठीक, या फिर इसे कह दोगे आप कितना, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 की जगह 1.414। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट्स। अच्छा, इसका तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना पुराने वाले का, सारा ये वाला। हाँ, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर मीन उसका रूट, यानी कि आरएमएस वैल्यू ये आ गई ना, स्क्वायर फिर उसका मीन फिर उसका रूट। ठीक है सात्विक, लवलीन, आप इधर देखोगे तो आपका आ जाएगा ये आई स्क्वायर का बार और उसका रूट, और उसका रूट, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0.707 आई नॉट, या फिर इसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर का बार और उसका रूट, हाँ 70.7% आई नॉट का, 70.7% आई नॉट का, तो ये आपकी आरएमएस वैल्यू आ जाती है। तो अब मैंने इसे फिर से लिख दिया आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू जो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर लिया फिर मीन लिया फिर रूट लिया, पीछे से देख रहे हैं, स्क्वायर लिया मीन लिया रूट लिया, आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 70.7 परसेंटेज, या 0.707 या 70.7% आई नॉट के, पीक वैल्यू ऑफ करंट का 70.7% आ जाता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट का 70.7% आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से वीआरएमएस निकाल लोगे,
इसी तरीके से निकाल लोगे VRMS। अरे बताओ। VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर वोल्टेज, ये तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट है ना, ये निकालिए। हाँ, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट है। तो इसी तरीके से आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर वोल्टेज निकाल लोगे। बस आई की जगह वी कर देना है, जहां जहां पे आई दिख रहा है वहां पे बस वी करना है, बाकी सबका सब वैसे का वैसा रहेगा। ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट है। इसी तरीके से आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर वोल्टेज निकाल सकते हो। बस आपको आई की जगह वी पुट करना होगा, बस बाकी पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की कितनी आ जाएगी, 70.7% पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। 70.7% पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या 0.707 पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यहां तक आती है बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है। देखो अब बच्चों, यहाँ तक के वक्त आपका एसी में वैसे आज तक कभी नहीं आया है, और यहाँ तक आने के चांसेस भी कम ही होते हैं। ये हमारा सिलेबस में था इसलिए मैंने करा दिया, वैसे यहाँ तक हमारा नहीं आता है। हमारा अब जो मैं कराऊंगा उससे देखना वो आता है हमारा एग्जाम में, अब जो मैं करा रहा हूँ आपको। यहाँ तक आती है बात समझ में? ठीक। अब जो हम कर रहे हैं बच्चों वो चीज हमारे एग्जाम में आएगी, याद रखना। ये चीज आज तक नहीं आई है कभी, मतलब इसके तभी सिलेबस में था इसलिए बताना जरूरी था। देखो अब हमारे सर्किट्स आते हैं एसी के अंदर, तो हमारे 7 तरीके के सर्किट होते हैं, और हमारे में सबके सब सीरीज सर्किट हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सर्किट्स इन एसी। सर्किट्स इन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट में जो हमारे सर्किट्स होते हैं, तो सबसे पहला सर्किट हमारा आ जाता है आर सर्किट। सबसे पहला सर्किट क्या है हमारा, ये आर सर्किट। ये हमारा सबसे पहला सर्किट है। सबसे पहला हमारा इधर आर सर्किट है, जिसे हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट भी कहते हैं। आर सर्किट, या इसे हम लोग कह देते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक, ये हमारा आ जाता है सबसे ज्यादा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट अगर हम लोग देखते हैं आर सर्किट या प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, तो जैसे इसमें हमारा ये रेसिस्टर लगा हुआ है एक, ठीक, और ये हमारा इधर एसी लगा हुआ है। एसी को ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, गोला बना दिया, ये वेव बना दिया, ठीक है। ये हमारा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट आ जाता है। ये आर है, इसका रेसिस्टेंस, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट। और जो वोल्टेज है हमारी, वो हमारी क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी इंस्टेंटेनियस एक वोल्टेज है। वोल्टेज ऐसी तो रिप्रेजेंट होती है पीक वैल्यू वोल्टेज और साइनोसोडियल फंक्शन, क्योंकि आपने अभी अभी देखा वोल्टेज आपके साइन के कर्व में होती है, पीरियोडिक फंक्शन साइनोसोडियल। इस तरीके से एसी ऐसी तो फ्लो करता है साइनोसोडियल, ठीक है। हाँ, साइनोसोडियल फ्लो करता है आपका इस तरीके से। तो आपकी ये वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ गई। अब आप जानते हो बच्चों के सेंस, हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है। बच्चों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है। तो अब आपने V को इधर लिख दिया क्या, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका आ जाएगा आई आर। तो आई आपका क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। आई आपका इधर क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन आर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट, और वी नॉट अपॉन आर को आप क्या कह सकते हो, आई नॉट कह सकते हो। बच्चों इसको आप आई नॉट कह सकते हो ना। पीक वैल्यू वोल्टेज की अपॉन रेसिस्टेंस, पीक वैल्यू वोल्टेज की अपॉन रेसिस्टेंस। आप पीक वैल्यू करंट की कह सकते हो, पीक वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस को आप कह सकते हो पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है।
साइन ओमेगा टी। अब आप देखते हो कि वोल्टेज भी उसी में है साइन ओमेगा टी, करंट भी उसी में आ रहा है साइन ओमेगा टी, वही। तो इसमें आप कह सकते हो वोल्टेज और करंट सेम फेस में है। सेम फेस का मतलब अभी आपको धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। खैर इसमें हम लोगों ने कह दिया सो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेस। सो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेस। सो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेस। वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, यानी कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे एक साथ कम होंगे। जैसे जैसे एक बढ़ेगा वैसे वैसे दूसरा बढ़ेगा, जैसे जैसे एक कम होगा वैसे वैसे दूसरा कम होगा, जैसे जैसे एक बढ़ेगा वैसे वैसे दूसरा बढ़ेगा, जैसे जैसे एक कम होगा वैसे वैसे दूसरा कम होगा। ये इसका मतलब है। ठीक है। तो आपका अगर आप ग्राफ देखते हो तो आपका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये आपका इधर आ जाएगा ग्राफ इस तरीके से। ये आपकी एक साइकिल बना दी आपने, दूसरी साइकिल आपके इस तरीके। ये आपका वोल्टेज, ये आपका कौन से बीच में ग्राफ है, वोल्टेज और करंट इधर वाई एक्सिस पे आ जाता है। वोल्टेज और करंट इधर कहाँ आ जाता है आपका वाई एक्सिस पे। ठीक। और टाइम इधर आ जाता है आपका एक्स एक्सिस पे। टाइम इधर एक्स एक्सिस पे है, वोल्टेज और करंट इधर वाई एक्सिस पर है। तो देखो ये वाला आपका ग्राफ आ जाएगा इधर। एक ग्राफ को मैंने डॉटेड बना दिया है और एक ग्राफ को इस तरीके से बना दिया है मैंने। यानी कि ये हमारा सपोज करंट का है तो ये वोल्टेज का हो गया, कोई भी मान लो किसी को। ये हमारा करंट का है तो ये वोल्टेज का हो गया। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि दोनों सेम फेस में है। एक जीरो तो दूसरा भी जीरो, एक मैक्सिमम तो दूसरा भी मैक्सिमम, अगेन एक जीरो तो दूसरा जीरो, फिर एक मैक्सिमम तो दूसरा मैक्सिमम, फिर एक जीरो तो दूसरा जीरो। ये हमारा मतलब है दोनों सेम फेस में है। सेम फेस में इसलिए क्योंकि इधर भी साइन ओमेगा टी आखिर में आ रहा है, इधर भी साइन ओमेगा टी आखिर में आ रहा है, यानी कि सेम फेस में है। आई बात समझ में। जैसे ही, हाँ हाँ, ना ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि एक ज्यादा ओवरलैप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की एक ही वैल्यू है, दोनों की एक ही वैल्यू थोड़ी ना हो जाएगी कोई। ओवरलैप नहीं ही करेंगे। एक बात सुनो, ओवरलैप करने का मतलब है दोनों की वैल्यू एक है, दोनों की वैल्यू एक नहीं है आखिर। इसका मतलब ये है कि एक मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा भी मैक्सिमम हो रहा है। हाँ, एक मैक्सिमम, एक की पीक वैल्यू आ रही है तो दूसरे की भी पीक आ रही है। एक जीरो तो दूसरा भी जीरो, एक पीक तो दूसरा भी पीक, एक जीरो तो दूसरा भी जीरो। इसका मतलब ये है। आई बात समझ में। ये मतलब है इसका। ठीक है। और अगर आप देखते हो इधर लाइन डायग्राम, अगर आप इधर देखते हो लाइन डायग्राम में, तो लाइन डायग्राम हमारा कैसे कर कर आ जाएगा। करंट हमारा इधर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है हमारा इस साइड, तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस भी हमारा इस साइड जा रहा है। अरे दोनों सेम फेस में है तो लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले करंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना दो। सबसे पहले करंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना दो, फिर वोल्टेज जहां पे जा रहा है वहां पे बना दो। तो यहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनाओगे क्योंकि दोनों सेम फेस में है। तो इस तरीके से आपका लाइन डायग्राम बनता है। ये जब आप एक दो सर्किट और पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लाइन डायग्राम, करंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो वोल्टेज भी हमारा करंट के साथ सेम फेस में है तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो भी करंट के साथ सेम फेस में आ जाएगा। तो दोनों का लाइन डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर देखोगे, एक मिनट, एक चलो साथ साथ चीज देखते ही रहो। एक हमारा होता है इधर फेज एंगल होता है, फेज एंगल। अरे बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, सर्किट और पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी हमारा साइन ओमेगा टी है, ये भी हमारा साइन ओमेगा टी है, दोनों का सेम फेस है। मतलब एक मैक्सिमम तो दूसरा मैक्सिमम, एक जीरो तो दूसरा जीरो। लाइन डायग्राम मतलब दोनों इस तरीके से लाइन में है, एक ही लाइन में जा रहे हैं। ठीक है। करंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। फेज एंगल का क्या मतलब होता है, फेज एंगल को फाई से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल। तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल बन रहा है बताओ, 0 डिग्री। करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का।
तो ये आपका आ जाता है करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग फेज एंगल कहते हैं। करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमारा आ जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये वैसे इस साल सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, आईएससी के सिलेबस से नहीं हटा। पावर फैक्टर आप आगे पढ़ोगे, अभी आप समझ लो पावर फैक्टर होता है कॉस ऑफ दिस फेज एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। तो कॉस ऑफ दिस फेज एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई कितना आ जाएगा हमारा 1। कॉस फाई कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा पावर फैक्टर इधर निकल आता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली, फेज एंगल देख लिया, पावर फैक्टर भी देख लिया, फेजर डायग्राम देख लिया, लाइन डायग्राम। इस डायग्राम जो मैंने बनाया है इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर डायग्राम कहते हैं इसे। यहां तक आती है बस समझ में सात्विक और रवलीन? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसके अंदर। फाइन, देखो अब हमारा नेक्स्ट सर्किट डायग्राम आ जाता है एल सर्किट। पहला हमारा आर सर्किट होता है, अब हमारा एल सर्किट आ जाता है। एल सर्किट को हम लोग कह देते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें प्योरली इंडक्टर होता है। इसमें प्योरली रेसिस्टर था, अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट आ जाएगा। मतलब आपने एक वायर को इस तरीके से मोड़ रखा है, मोड़ी हुई वायर है, उसको आपने इस तरीके से इधर कनेक्ट कर दिया है। पहले तो रेसिस्टर था, अब आपने वायर को इस तरीके से मोड़ा हुआ है और मुड़ी हुई वायर को कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। ठीक, मुड़ी हुई वायर को इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया। मुड़ी हुई वायर को आपने कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज आपका V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब यहां से देखोगे ये आपका दूसरा है सर्किट। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ, सी सर्किट है, एल सर्किट है, फिर एल सी सर्किट है, फिर एल आर सर्किट है, फिर एल सी आर सर्किट है, ये सब है। ठीक है, ये हमारा दूसरा आ जाता है इधर। देखो एल सर्किट, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको पता है, इसमें मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड is equal to potential difference across L, is equal to potential difference across L is equal to potential difference across L। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड होता है हमारा बच्चों, वो हमारा कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल आ जाएगा। जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कितना हो रहा है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, वी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है। और वोल्टेज जो एल के अक्रॉस होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? वोल्टेज अक्रॉस एल को क्या कहते हैं? एल डी आई बाई डी टी के इक्वल कह देते हैं उसे, एल डी आई बाई डी टी के इक्वल कह देते हैं, राइट। बच्चों आ जाता है यही, है ना। वो वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस होता है उसे क्या कह देते हैं? वी एल को एल डी आई बाई डी टी के इक्वल ही तो कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? एल डी आई बाई डी टी के इक्वल, है ना। ठीक, ये आपका आ जाता है एल डी आई बाई डी टी के इक्वल आ जाता है। माइनस साइन तो लेंज लॉ को बताता है, वैसे तो एल डी आई बाई डी टी के इक्वल कह देते हैं। अब यहां से देखोगे तो आपका ये आ जाएगा, माइनस साइन लेंस लॉ की वजह से होता है इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है। इधर आ जाएगा वी नॉट एल, नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और इधर डी टी इधर चला जाएगा। ये आ जाएगा आपका डी आई,
ये आपका क्या आ जाएगा, इधर डी आई आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इधर डी आई आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये आपका इधर डी आई आ जाएगा। अब आप इधर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग इधर कर दोगे दोनों साइड्स का, तो आपका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपका कितना, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो डी आई का इंटीग्रेशन वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर दो। करंट का इंटीग्रेशन डी आई का करोगे तो आई तो हो जाएगा आपका बच्चों, जब डी आई का इंटीग्रेशन आई की पावर 0+1 अपॉन 0+1 आई हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एल, हाँ वी नॉट अपॉन एल को बाहर लिख दो और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, अपॉन ओमेगा, बिल्कुल। चलो एक स्टेप और बढ़ा दिया, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन ये कितना आ जाएगा आपका, वी नॉट बाई एल, ये आ जाएगा आपका माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस का, माइनस को आगे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। ये आपका इधर आ जाएगा, माइनस का इधर लिख दिया आगे, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखोगे इधर, ठीक है, ठीक। ये आपका इधर आ जाता है आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। इधर आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। अच्छा, आप इसको साइन के टर्म्स में लिखो, क्योंकि देखो इनपुट वोल्टेज भी आपके साइन के टर्म्स में है। इनपुट वोल्टेज बच्चों किसके टर्म्स में है, साइन के टर्म्स में। तो आप कोशिश करो इसे साइन के टर्म्स में बनाओ। इसे किस टर्म्स में बनाओगे आप, साइन के टर्म्स में बनाने की कोशिश करो इसे, ठीक है। जब इसे साइन के टर्म्स में बनाओगे तो, हाँ हाँ, तो आप लोगों को पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये बस सबको पता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, इधर लिख देता हूं मैं कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ओमेगा एल इधर आ जाएगा वी नॉट साइन ओमे, ये आपका आ जाएगा कितना, कॉस ओमेगा टी को इधर लिख देंगे हम लोग साइन, ठीक, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने इसको इधर लिख दिया, फिर क्या, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ जाएगा, फिर माइनस आगे अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है बच्चों। ये ठीक, ये आपका आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ गया। अब एक अपनी डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाओ। अब देखो दोनों साइन में बन गए, वोल्टेज भी साइन में है, करंट भी साइन के अंदर आ रहा है, आ रहा है करंट भी साइन में, ठीक। अब ये तो हमारा काम हो गया, अब अपनी डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबने पढ़ा हुआ है, अरे बच्चों पढ़ा है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा करंट है तो राइट हैंड साइड में भी करंट होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस होना चाहिए। तो एलएचएस में करंट तो आरएचएस में भी करंट होना चाहिए। आरएचएस में करंट क्या, ये तो डायमेंशन लेस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डायमेंशन लेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था। देखो जो साइन वाला टर्म है ये तो हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस। वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल, यानी कि ये वाली चीज करंट होनी चाहिए, ये वाली चीज पूरी करंट कब होगी, जब वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल होगा वो,
वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल ही तो करंट होता है। तो यानी कि ये वाली चीज करंट तब होगी जब वोल्टेज अपॉन ये वाली चीज ऑब्स्टेकल होगी। तो जो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इंडक्टर होता है, जो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इंडक्टर होता है, उसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस नहीं कहते, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो भी चीज फ्रीक्वेंसी वाली होती है ना बच्चों, जो भी चीज हमारी फ्रीक्वेंसी वाली होती है वहां पे रिएक्टेंस आ जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसे एक्स एल से डिनोट करते हैं। एक्स सब्सिक्रिप्ट में एल लगा देते हैं, एक्स सब्सिक्रिप्ट में क्या लगा देते हैं, एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये हमारा आ जाता है ओमेगा एल। ये हमारा क्या होता है, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इंडक्टर। जो इंडक्टर ऑब्स्टेकल ऑफर करता है उसे कह देते हैं ओमेगा एल। ठीक है, फाइन। तो अब आप देखोगे इसको तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इस तरीके से कह सकता हूं, सो वी नॉट अपॉन एक्सएल, ये आपका कितना आ जाएगा, आई नॉट। ये आपका आई नॉट ही तो हो जाएगा बच्चों, ठीक। ये आपका इधर आ जाएगा आई नॉट, ये आपका इधर आई नॉट आ जाएगा। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आ जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर इसको देखोगे, यस, अब आप देखोगे इसको तो आप कह सकते हो, सो आपका जो आई है वो आपका क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्सएल को आई नॉट कह सकते हो आप। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू इधर आ जाएगा आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसे हम लोग आई नॉट कह देंगे ना, पीक वैल्यू वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल, पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये हमारी फाइनल करंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पीक वैल्यू वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इंडक्टर, उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जो भी चीज करंट के फ्लो में हिंड्रेंस ऑफर करती है, फ्रीक्वेंसी वाली चीज, करंट के फ्लो में हिंड्रेंस ऑफर करती है फ्रीक्वेंसी वाली चीज, उसे रिएक्टेंस कहते हैं। और ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय रेसिस्टर, रेसिस्टेंस होता है। ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो यह आ जाता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इससे आप देखते हो बच्चों, तो वोल्टेज आपका क्या आ रहा है साइन, और इधर क्या आ रहा है आपका करंट। तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपका फेज एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका फेज एंगल क्या आ रहा है आपका बच्चों, पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फेज एंगल पाई बाई टू इसलिए आ रहा है क्योंकि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अरे बच्चों, यहाँ पे आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, दिख नहीं रहा है, यहाँ से देखो, दिख रहा है ना, यहाँ से आपका, इसमें इधर साइन ओमेगा टी, इधर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। आपने देखा होगा आपका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में जो अडेप्टर होता है उसके अंदर इंडक्टर होते हैं। आप लैपटॉप में जब स्विच ऑफ भी कर देते हो तब भी करंट चलता रहता है, करंट चलता रहता है ना, करंट थोड़े टाइम बाद बंद होता है। ठीक है, जो आपका लैपटॉप का अडेप्टर होता है बच्चों, उसमें यही सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका, कि जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तब भी वो चलता रहता है थोड़ी देर तक, क्योंकि करंट उसमें वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो मैं इधर कह सकता हूँ, सो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, सो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री या पाई बाई टू। यहां तक आई बात समझ में? हाँ, पावर फैक्टर इसके अंदर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है,
लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, एक्चुअली पावर का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। उस पावर के फॉर्मूले में कॉस फाई आता है, तो कॉस फाई डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितनी पावर होगी। तो इस पर ये एक ऐसा सर्किट होता है कि इसमें जब करंट फ्लो करता है तो वो कोई भी पावर लॉस नहीं होता उसमें, इसलिए इन्हें करंट को वॉटलेस करंट कहते हैं। ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आपका आ जाता है फिर फेजर। फेजर डायग्राम इसका देखो किस तरीके से आ जाएगा। अभी आप इतनी चीज समझो कि फेजर डायग्राम कैसे करके बनाते हैं और लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अब देखो इसका फेजर डायग्राम देखो, ये आपका इधर आ जाता है ठीक है। सबसे पहले फेजर डायग्राम, वोल्टेज और करंट को वाई एक्सिस पे ले लिया, टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लिया। टाइम को कहाँ ले लिया हमने, इधर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, टाइम को इधर एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो ये हमारा ग्राफ इधर आ जाता है अगर, ठीक, टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ आ जाता है। तो करंट टाइम वो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, वोल्टेज का। तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो आप इस तरीके से इस ग्राफ को बना दोगे। कैसे करके बना दोगे बच्चों, देखो ऐसे करके बनाओगे। हाँ 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 हाँ, ऐसे करके इधर बना दोगे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आप बना दोगे। इसको मैं डॉटेड डॉटेड कर देता हूं। ये आपका इधर डॉटेड डॉटेड ग्राफ बना दिया। एक मिनट, देखते हैं इसमें वो वाला पेन का मार्कर, डार्क डार्क मार्कर कहाँ चला गया। कौन है महाना। तो देखो ये इस तरीके से बना दिया इसको। यस, देखो ये वोल्टेज है आपका, ये आपका करंट हो गया, यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। देख रहे हो, इधर वोल्टेज जीरो, इधर करंट पीक में है। इधर आपका करंट जीरो और वोल्टेज मैक्सिमम है। इधर वोल्टेज जीरो, करंट पीक पर। इधर आपका, ठीक है, करंट पीक पर है। इसके बाद इधर आपका आ जाता है वोल्टेज, आपका पीक, करंट जीरो। और उसके बाद इधर आपका वोल्टेज जीरो, करंट पीक पर। तो इस तरीके से करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये आपका फेजर डायग्राम हो जाता है। इसके बाद बनाते हैं हम लोग लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में अगर आप देखते हो तो लाइन डायग्राम में देखो हमारा क्या आ जाता है। हाँ 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 बिल्कुल। देखो लाइन डायग्राम हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा करंट एक्स एक्सेस में, तो वोल्ट करंट एक्स एक्सेस में होगा, करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है वोल्टेज से। तो वोल्टेज आपका ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वोल्टेज आपका आगे आ जाएगा ऊपर। अरे बच्चों, करंट हमेशा एक्स, बिल्कुल बिल्कुल, करंट हमेशा एक्स एक्सिस पर ही होता है। करंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा आपका। वोल्टेज आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग घुमाएंगे तो देखेंगे तो वोल्टेज हमारा आगे जा रहा है ना ऊपर। वोल्टेज हमारा करंट से 90 डिग्री आगे है। दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में फेज एंगल पाई बाई 2 या 90 डिग्री है। ठीक है, पावर फैक्टर इधर देखोगे तो पावर फैक्टर ये आपका आ जाएगा कितना, पावर फैक्टर को कॉस फाई कहते हैं। पावर फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, कॉस 90। तो ये आपका आ जाता है जीरो। पावर फैक्टर क्या होता है आपका, कॉस 90, जो आपका इधर आ जाएगा जीरो। ठीक है बच्चों।
ये आपका पावर फैक्टर इधर 0 आ जाएगा, लाइन डायग्राम हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। और कोई चीज इसमें बची? फेजर डायग्राम बना दिया, लाइन डायग्राम, पावर फैक्टर, फेज एंगल देख लिया, ये देख लिया, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, दो सर्किट हम लोगों ने पढ़े और आरएमएस वैल्यू करंट की पढ़ी। इसके बाद बाकी चीजें हम लोग फिर कल करते हैं बच्चों। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफी है। ठीक है, रवलीन समझ में आई बात? सात्विक यहां तक सब बात समझ में आई? ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो वीडियोस देख लिया करो, हर वीडियो रिकॉर्ड होके यूट्यूब में जाती है। मैं देखता हूँ यूट्यूब में भी नहीं आते हैं, ये हर बच्चों के लिए नहीं है। वीडियोस को शेयर मत करो कहीं पे, बट खुद देखो। ठीक है, चलो देख लिया करो इसको। ये आपका पावर फैक्टर, ये लाइन डायग्राम आ गया। करंट एक्स एक्सिस में वोल्टेज इससे ऊपर जा रहा है, वोल्टेज। ठीक है, करंट इंडक्टर में लैग करता है, ये आपका फेजर डायग्राम। चलो ठीक है बच्चों, और इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोगों ने देख लिया। ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इंडक्टर हमारा क्या होता है? ओमेगा एल के इक्वल होता है। ओमेगा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, 2πf। अरे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे 2π/t या 2πf लिख सकते हो। तो ओमेगा आपका एक्सएल आपका क्या आ जाता है? 2πfl इधर आ जाता है। ठीक है, ठीक। ठीक है बच्चों, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग कल करते हैं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं कल।